आज के वीडियो में जानेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 के आर्ट एंड कल्चर से फिल्म्स और मेंस के लिए नोट्स कैसे बनाएं और चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करा दी है। आज की वीडियो में चैप्टर 2, 3 और 4 देखेंगे लोग। तो सिंधु घाटी की कलाएं, तो यहाँ कला का उद्भव 3री सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, जहाँ विभिन्न स्थलों से कला के रूप में प्रतिमाएं, मोहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां शामिल है। उस काल के कलाकारों की उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ और कल्पना शक्ति मनुष्य और पशुओं की मूर्तियों में स्वाभाविक रूप, अंगों की बनावट आदि से दिखाई देती है। और इस सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक 2 नगर थे, जो सुंदर नगर नियोजन की कला के प्राचीन उदाहरण थे। इन नगरों की जल निकासी की व्यवस्था अत्यंत विकसित थी तथा मकान, बाजार, भंडार घर, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानागार आदि अत्यंत व्यवस्थित रूप से बनाए गए थे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, रोपड़ तथा कालीबंगा सम्मिलित है। और लोथल, धौलावीरा गुजरात में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान में है। और सिंधु घाटी सभ्यता के समय सीमा 2700 से 1750 BCE बिफोर कॉमन एरा है। और ये मेंस के लिए मैप है, तो आप लोग मेंस के आंसर राइटिंग करते टाइम इसे यूज कर सकते हैं लोग। जैसे ये पाकिस्तान हो गया, और मांडा कश्मीर में, और कालीबंगा राजस्थान में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, और सुरकोटदा, लोथल ये गुजरात में है। तो इस मैप के यूज आप लोग मेंस के आंसर राइटिंग में कर सकते हैं लोग। पत्थर की मूर्तियां, तो हड़प्पा मूर्तियां पत्थर, मिट्टी, कांस्य संख्या की दृष्टि से कम लेकिन कलात्मक रूप से उच्च कोटि की है तथा पत्थर की मूर्तियां त्रिआयामी वस्तु बनाने के का उत्कृष्ट उदाहरण है। और पत्थर की मूर्तियों में 2 पुरुष प्रतिमाएं बहुचर्चित है, जिनमें एक लाल चूना पत्थर का बना हुआ पुरुष धर और दूसरी सलखड़ी की बनी दाढ़ी वाले पुरुष की आवक्ष मूर्ति है। और कांसे की ढलाई में देखेंगे लोग, तो पहला पॉइंट है हड़प्पाई लोग बड़ी प्रवीणता के साथ कांसे की ढलाई करते थे। और दूसरा पॉइंट है इसके लिए एक अनोखी तकनीक का प्रयोग किया जाता था तथा मनुष्य और जानवरों दोनों की ही मूर्तियां बनाई जाती थी। और तीसरा पॉइंट है मानव मूर्ति का सर्वोत्तम नमूना है एक लड़की की मूर्ति, जिसे नर्तकी के रूप में जाना जाता है। जानवर की मूर्तियों में भैंस और बकरी की मूर्तियां से विशेष रूप से में उल्लेखनीय है। मींड मूर्तियां या टेराकोटा, तो इसमें कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं लोग। तो इनके द्वारा मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती थी, लेकिन वो कांसे और पत्थर जितनी बढ़िया नहीं होती थी। और इनमें मातृ देवी की प्रतिमा अधिक उल्लेखनीय। हालांकि कालीबंगा और लोथल की नारी मूर्तियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मातृ देवी की मूर्तियों से बहुत अलग है। और मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूछ वाले पुरुषों की भी छोटी छोटी मूर्तियां पाई गई है, जो किसी देवी देवता की प्रतीक होती है। और एक सिंह वाले देवता का मिट्टी का मुखौटा भी मिला है। इसके अतिरिक्त मिट्टी की बनी पहिएदार गाड़ियां, सीटियां, पशु पक्षी आकृतियां, खेलने के पास गिटियां भी मिले हैं। मुद्राएं या मोहरे, तो पुरातत्वविदों को हजारों की संख्या में मोहरे मिले, जिनमें से मुख्य रूप से सलखड़ी तथा अन्य गोमद, चकमक पत्थर, तांबा, कांसे और मिट्टी से बनी हुई है। इनमें एक सींग वाला सांड, गेंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा आदि पशुओं की सुंदर आकृतियां भी बनी हुई है तथा कभी कभी पेड़ और मानव आकृतियां भी पाई जाती थी। और इन मुद्राओं को तैयार करने का उद्देश्य मुख्यतः वाणिज्यिक था तथा प्रत्येक मुद्रा में एक चित्रात्मक लिपि खुदी हुई होती थी, जो पढ़ी नहीं जा सकी। और इनमें सबसे उल्लेखनीय एक मुद्रा है, जिनके केंद्र में एक मानव आकृति और उसके और कई जानवर बने हुए हैं। इसे कई विद्वानों ने पशुपति मुद्रा कहा। इन मुद्राओं के अलावा तांबे की वर्गाकार या आयताकार पट्टियां पाई गई है, जिनमें एक और मानव आकृति और दूसरी ओर कई अभिलेख है। और मिडभांड में, तो
मेढभांड में देखेंगे लोग तो सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए मिट्टी के बर्तन अधिकतम कुम्हार के चाक पर बनाए गए बर्तन हैं और इनमें रंग किए हुए बर्तन कम तथा सादे बर्तन अधिक सम्मिलित है। और दूसरा पॉइंट है, सादे बर्तन आमतौर पर लाल चिकनी मिट्टी के बने हैं और इनमें कुछ पर सुंदर लाल या स्लेटी लेप लगी है। और तीसरा पॉइंट है, काले रंगीन बर्तनों पर लाल रंग की लेप की एक सुंदर परत जिस पर चमकीले काले रंग से ज्यामितीय आकृतियां और पशुओं का डिजाइन बने हैं। आभूषण में देखेंगे तो पहला पॉइंट है, हड़प्पा के पुरुष और स्त्री अपने आप को तरह तरह के आभूषण से अपने आप को सजाते थे। ये दूसरा पॉइंट है, ये बहुमूल्य धातुओं और रत्नों से लेकर हड्डी और पकी मिट्टी तक के बर्तन बने होते थे। और तीसरा पॉइंट है, गले के हार, फीते, बाजूबंद और अंगूठियां पुरुषों व स्त्री दोनों द्वारा पहनी जाती थी, जबकि करधनियाँ, बूंदे और पैरों के कड़े स्त्रियां ही पहना करती थी। चनहुदरों और लोथल में पाई गई कार्यशालाओं से पता चलता है कि मनके बनाने का प्रयोग अधिक विकसित था। और नेक्स्ट पॉइंट है, पुरातात्विक खोजों में मिली चीज़ों से प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग साज श्रृंगार और फैशन के प्रति काफ़ी जागरूक थे। उनमें सुंदर दिखने के लिए काजल, लाली, सिंदूर का प्रयोग करती थी। और सिंधु घाटी के कलाकार एवं शिल्पकार अनेकों शिल्पों में अत्यधिक पारंगत थे, जिनमें धातु का ढलाव, पत्थरों का नक्काशी, मिट्टी के बर्तन बनाना और रंगना एवं जानवरों, पौधों, पक्षियों के साधारण रूप को लेकर टेराकोटा का निर्माण मुख्य है। और चैप्टर नंबर 3 है मौर्यकालीन कला। तो सरमन परंपरा, तो जैसे ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा की घाटी में बौद्ध और जैन धर्म के रूप में नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। ये दोनों धर्म सरमन परंपरा के अंग थे। तो ये कुछ फिल्म्स के लिए शॉर्ट नोट्स है, तो आप लोग ऐसे ही नोट्स पढ़ करके और शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं लोग। और ये मौर्यकालीन स्थलों के मानचित्र है, तो आप लोग मेंस के आंसर राइटिंग करते टाइम यूज कर सकते हैं लोग। और ये मैप है, मौर्यकालीन स्थलों के मानचित्र है, तो आप लोग मैप के जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा लोग, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के लिए मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्यकालीन कला चैप्टर नंबर 3 है। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा घाटी में बौद्ध और जैन धर्म के रूप में नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई, जो सरमन परंपरा के अंग थे। और ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी में मौर्यों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया था तथा इसके सम्राटों में अशोक अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ, जिसने बौद्धों की सरमन परंपरा को संरक्षण दिया। और खंबे, मूर्तियां और शैलकृत वास्तुकला में देखेंगे तो पहला पॉइंट है, इस कलाउदी में स्तूपों और विहार के अलावा अनेक स्थलों पर पत्थर के स्तंभ बनाए गए, चट्टान काटकर गुफाएं और विशाल मूर्तियां बनाई गई थी। और स्तंभ निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है तथा एकैमेनियन स्तंभों में भी विशाल स्तंभ पाए जाते थे। और मौर्यकालीन स्तंभ चट्टानों के काटे हुए स्तंभ है, जबकि एस्केमिनियन स्तंभ राजमिस्त्री द्वारा अनेक टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए थे। मौर्यकालीन स्तंभ संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में कई स्थानों पर पाए गए हैं, उन पर शिलालेख उत्कीर्ण किए गए हैं। इसकी चोटी पर सांड, शेर, हाथी जैसे जानवरों की आकृतियां सभी शीर्षाकृतियों को एक वर्गाकार या गोले वेदी पर खड़ा उकेरा गया है, जिसे सुंदर कमल फूलों से सजाया गया है। ऐसे स्तंभ बिहार में बसरा और बखीरा, लौरिया, नंदनगढ़ व रामपुरवा तथा उत्तर प्रदेश में सनकिसा व सरनाथ में देखे जा सकते हैं। और सरनाथ में पाया गया मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। और
इसका शीर्ष धम्म चक्र परिवर्तन का मानक प्रतीक है और बुद्ध के जीवन की महान ऐतिहासिक घटना का द्योतक है। और ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यक्ष यक्षिणियों की विशाल मूर्तियां बनाई गई थी। चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई है और पटना, विदिशा और मथुरा जैसे अनेक स्थलों पर यक्षों तथा यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई गई है और ये प्रतिमा अधिकतर खड़ी स्थिति में दिखाई गई है। इनकी सतह पॉलिश की हुई तथा हुई यानी चिकनी है और इनके चेहरों पर विज्ञान की निपुणता दिखाई देती है और अंग प्रत्यंग का उभार यक्षिणी की प्रतिमा सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दीदारगंज पटना में देखा जा सकता है। हाथ में चामर चौरी और पकड़े खड़ी यक्षिणी को जो आदमकद मूर्ति आधुनिक पटना के दीदारगंज में मिली है वह भी मौर्यकालीन मूर्तिकला का अच्छा उदाहरण है। और उड़ीसा में धौली स्थल पर चट्टान को काटकर बनाए गए विशाल हाथी की आकृति भी मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। और वही बिहार में बारबर की पहाड़ियों में शैलकृत गुफा लोमस ऋषि की गुफा है। इसका प्रवेश द्वार अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप मेहराबी की तरह सजा है और इस पर एक गतिमान हाथी की प्रतिमा उकेरी गई है। इसका भीतरी कक्ष आयताकार और उसके पीछे एक गोलाकार कक्ष है। यह गुफा मौर्य सम्राट द्वारा आजीवक पंथ संप्रदाय के लिए संरक्षित की गई थी और बौद्ध और जैन धर्मों की लोकप्रियता के कारण स्तूपों और विहारों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। स्तूप अधिकतर बुद्ध के स्मृति चिन्हों पर बनाए जाते थे जो राजगीर, वैशाली, पावा नेपाल में, कपिलवस्तु और अलकनंदा एवं रामग्राम और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में स्थापित है। और अनेक स्तूप बुद्ध के अवशेषों पर बनाए गए इनमें अवंती और गांधार जैसे स्थानों पर पाए गए स्तूप है। और सांची का महान स्तूप अशोक के शासनकाल में ईंटों से बनाया गया था और बाद में उसे पत्थर से भी ढक दिया गया। और ईसा पूर्व 2री शताब्दी में के दौरान हमें अनेक अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं जिनमें दानदाताओं के नाम दिए गए हैं। और इसका यूज आप लोग मेंस के एनसीईआरटी में कर सकते हैं लोग। ये ऊपरी प्रदक्षिणा पथ हो गया और ये तोरण हो गया और ये मेघी हो गया और ये अंड और हर्मिका यष्टि छत्र। तो सांची के स्तूप में सारनाथ ये स्थान है मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप ये स्थान है मध्य प्रदेश में और निर्माण अशोक द्वारा की गई और पुनर्निर्माण पुष्यमित्र शुंग द्वारा। और परवर्ती शताब्दी के स्तूपों में और बहुत सी सुविधाएं जोड़ दी गई जैसे प्रतिमाओं से अलंकृत घिरे हुए परिक्रमा पथ और स्तूप में एक बेलनाकार ढोल, एक वृत्ताकार अंडा और छोटी पर एक हर्मिक और छत्र होता है। आगे गोलाकार परिक्रमा पथ के अलावा प्रवेश द्वार भी जोड़े गए। और वाराणसी के निकट सारनाथ में सारनाथ का सिंह स्तंभ मौर्यकालीन मूर्तिकला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। और इस सिंह शीर्ष के मूलतः 5 अवयव थे स्तंभ जो अब कई भागों में टूट चुका है और एक कमल घंटिका आधार उस पर बना ढोल जिसमें 4 पशु दक्षिणावर्त और गति के साथ दिखाए गए हैं और 4 तेजस्वी सिंहों की जुड़ी हुई आकृतियां एक सर्वोपरि धर्मचक्र है। ईसा पूर्व 2री शताब्दी तक हमें बुद्ध की प्रतिमाओं तथा आकृतियों के दर्शन नहीं होते थे बल्कि बुद्ध को प्रतीकों, पद चिन्हों, स्तूपों और कमल, सिंहासन, चक्र आदि के रूप में ही दर्शाए गए हैं। और ये अध्याय नंबर 4 है। तो भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्यकालीन प्रवृत्तियाँ। तो पहला पॉइंट है ईसा पूर्व 2री सदी में मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तथा अनेक विशाल शासकों ने अलग अलग क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। और इस काल में सनातन धर्म के 2 मुख्य संप्रदाय का उदय हुआ, वैष्णव धर्म और शैव धर्म।
इस काल में मूर्ति कला के कुछ विशिष्ट उदाहरण पाए गए हैं। भरहुत मध्य प्रदेश में है और बोध गया ये बिहार में है, और जगैपेट ये आंध्र प्रदेश में है, और मथुरा उत्तर प्रदेश में है। खंडगिरी उदयगिरी उड़ीसा और पौनी पुणे के निकट में है और महाराष्ट्र में पाए गए हैं। और भरूच में देखेंगे तो भरूच में पाई गई मूर्तियां मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी के प्रतिमाओं की तरह लंबी है। इनके आयतन में कम उभार और रैखिकता का ध्यान रखा गया है। भरूच नेक्स्ट पॉइंट है, भरूच में आख्यान फलक और अपेक्षाकृत कम पात्रों के साथ दिखाए गए, लेकिन आगे मुख्य पात्रों के अलावा अन्य पात्र भी चित्र की परिधि में एक साथ चित्रित किए गए हैं। और आगे ऐसी दृश्य प्रस्तुति में संशोधन कर दिया गया तथा आकृतियों का उत्कीर्ण गहरा होने के साथ साथ आयतन में वृद्धि हुई। और भरूच की आख्यान और उद्धृति से पता चलता है कि कला शिल्पी अपनी चित्रात्मक भाषा के माध्यम से कितने अधिक प्रभावशाली ढंग से अपनी कहानियां दर्शाते। उदाहरण के लिए सिद्धार्थ गौतम की माता महारानी माया देवी के स्वप्न को तथा जातक कथाओं को। और आगे स्तूपों का निर्माण बढ़ने के साथ उनकी शैलियों में भी अंतर आने लगा, जहां ईसा पूर्व पहली और दूसरी शताब्दियों की सभी पुरुष प्रतिमा में के सज्जा को गूंथे हुए दिखाया गया है। और सांची के स्तूप के आप लोग ये आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं लोग। मेघी ये स्तूप है और ये द्वार है, वेदिका है, अंड है, हर्मिका है और ये छत्र है और ये एष्टि है। तो सांची के स्तूप में कुछ पॉइंट है। तो मूर्ति कला के विकास के अगले चरण को सांची स्तूप मथुरा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के वेंगी स्थान पर पाई जाने वाली मूर्तियों में देखा जा सकता है। सांची स्तूप में 2 प्रदक्षिणा पथ 4 तोरण जिन पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं को उकेरा गया है। प्रतिमाओं का संयोजन उभारदार आकृतियों को गति दे दी गई है। और सांची स्तूप में आख्यान अधिक विस्तृत कर दिए गए, किंतु स्वप्न प्रसंग का प्रस्तुतिकरण महारानी की लेटी अवस्था में बहुत सरल तरीके से किया गया है। और कुछ ऐतिहासिक आख्यान कुशीनगर की घेराबंदी, बुद्ध का कपिल वस्तु भ्रमण, अशोक द्वारा रामग्राम स्तूप के दर्शन को पर्याप्त विस्तार के साथ दर्शाया गया है। और मथुरा सारनाथ गांधार में देखेंगे लोग तो ईसा की पहली शताब्दी में और उसके बाद भारत में गांधार व मथुरा तथा दक्षिण भारत में वेंगी कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। और मथुरा और गांधार में बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप को मूर्ति के रूप मिल गया। गांधार की मूर्ति कला की परंपरा में बैक्टीरिया और पार्थिया और स्वयं गांधार की स्थानीय परंपरा का संगम हुआ। यूनानी शैली की विशेषताएं तथा मथुरा की मूर्तिकला में स्थानीय परंपरा प्रबल हुई, जो उत्तरी भारत के भागों में फैल गई। और मथुरा में आरंभिक जैन और तीर्थंकरों कनिष्क के बिना सिर वाली मूर्तियां, वैष्णव प्रतिमाएं पाई गई है, लेकिन संख्या की दृष्टि से बुद्ध प्रतिमाएं अधिक है। बड़ी प्रतिमाओं में विशालता, आकृतियों का विस्तार, चित्र के परिधि के बाहर चेहरे गोल और इन पर मुस्कान, शरीर के वस्त्र स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। इस काल के में बुद्ध, यक्षिणी, शैव और वैष्णव देवी देवताओं की प्रतिमाएं और मानव मूर्तियां भी बड़ी संख्या में बनाई गई। और आगे 4वीं सदी के अंतिम दशकों में विशालता और मांसलता में कमी कर दी गई तथा ईसा की 5वीं और 6वीं शताब्दी में वस्त्रों के प्रतिमाओं के आकार में कर दिया गया। और इस काल में मूर्तिकला का परंपरागत केंद्र मथुरा तो बना रहा, उसके साथ सारनाथ और कौशाम्बी भी कला उत्पादन में महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर आए। और सारनाथ में बुद्ध प्रतिमा में दोनों कंधों को वस्त्र हुआ दिखाया तथा सिर के चारों ओर आभा मंडल बना हुआ है। वही मथुरा में बुद्ध मूर्तियों में ओढ़ने के वस्त्र की कई
तहे दिखाई देती है तथा सिर के चारों ओर के आभा मंडल को अत्यधिक सजाया गया है। और दक्षिण भारत बौद्ध स्मारक में पहला पॉइंट है। आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में अनेक स्तूप है, जैसे जग्गियापेट और अमरावती और भट्टीप्रोलुरो, नागार्जुन कोंडा और गोली आदि। सांची स्तूप की तरह अमरावती के स्तूप में भी प्रदक्षिणा पथ है, जो वेदिका से ढका हुआ है तथा वेदिका पर अनेक आख्यान प्रतिमाएं निरूपित की गई है। अमरावती शैली का सर्वोत्तम विकास ईसा की पहली और दूसरी शताब्दी में हुआ। इसमें प्रतिमाओं के चेहरे पर तरह तरह के गंभीर हाव भाव देखने को मिलते हैं और आकृतियां पतली, उनमें गति और शरीर में तीन तीन फिगिमाएँ दिखाई देती है। और सांची प्रतिमाओं की तुलना में इनका संयोजन जटिल है और रूप की स्पष्टता पर अधिक ध्यान भले में आख्यान में उसका आकार और भूमिका किसी भी रही हो। और यहाँ महारानी मायादेवी के स्वप्न का प्रस्तुतिकरण किया गया है। अमरावती की अद्भुत प्रतिमाओं की तुलना में नागार्जुन कोंडा और गोली के कलाकारों ने काया की उभरी हुई सतह का प्रभाव उत्पन्न करने में सफलता पाई। बड़ी संख्या में स्तूपों के निर्माण का अर्थ यह नहीं कि वहाँ संरचनात्मक मंदिर, विहार या चैत्य नहीं बनाए जाते थे। हालांकि कोई संरचनात्मक चैत्य या विहार आज तक बचा नहीं है और कुछ महत्वपूर्ण विहारों में सांची का गज प्रष्टाकार चैत्य का उल्लेख किया जा सकता है। बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ अन्य बौद्ध प्रतिमाएं अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, वज्रपाणि और अमिताभ और मैत्रेय जैसे बोधिसत्व हैं। यहाँ बुद्ध की प्रतिमाएं आकार में बड़ी और पद्मपाणि तथा वज्रपाणि की प्रतिमाएं उनके अंग संरक्षक के रूप में दिखाई गई है। यहाँ बौद्ध धर्म के वज्रयान और संप्रदाय की अन्य प्रतिमाएं जैसे तारा और महामयूरी और अमोक्ष, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, अमिताभ की प्रतिमाएं प्रस्तुत की गई है। पश्चिमी भारतीय गुफाएं में देखेंगे तो पश्चिम भारत में बहुत सी बौद्ध गुफाएं हैं जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी और उसके बाद की है। इनमें वास्तुकला के मुख्यतः 3 रूप मिलते हैं और गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले कक्ष, गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तंभहीन कक्ष, सपाट छत और चतुष्कोणीय कक्ष जिसके पीछे एक छोटा वृत्ताकार कक्ष होता है। और चैत्य के विशाल कक्ष में अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप की प्रधानता होती। सामने का हिस्सा खुला रहता था जिसका मोहरा लकड़ी की बना होता था और सभी चैत्य गुफाओं में पीछे की ओर स्तूप बनाना आम बात थी। ऐसा निर्माण बेदासा, नासिक, कार्ले, कन्हेरी में पाया जाता है। कार्ले में चट्टानों को काटकर सबसे बड़ा कक्ष बनाया गया था तथा चैत्य कक्ष मंडप को मनुष्य तथा जानवरों की आकृतियों से सजाया गया। जहाँ तक विहारों का सवाल है, वे सभी गुफा स्थलों पर खोदे गए हैं। विहार निर्माण योजना में एक बरामदा, बड़ा कक्ष और इस कक्ष की दीवारों के चारों ओर प्रकोष्ठ होते हैं। और नासिक के विहार गुफाओं में सामान के स्तंभों के घट आधार और घट शीर्ष पर मानव आकृतियां उकेरी गई है। आगे चलकर ईसा की 4वीं और 5वीं शताब्दी के स्तूपों में बुद्ध की प्रतिमाएं संलग्न की गई है। और गुफा स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थल है अजंता और पीतलखोरा, नासिक, ध्वज, जुन्नार और कार्ला कन्हेरी की गुफाएं। इनमें अजंता, एलोरा और कन्हेरी आज भी फल फूल रही है। और अजंता में देखेंगे तो सबसे प्रसिद्ध गुफा स्थल है जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है तथा इनमें कुल 26 गुफाएं हैं। इसमें बड़े बड़े चैत्य विहार और ये प्रतिमाओं तथा चित्रों से अलंकृत है। इनकी गुफा संख्या 10, 9, 12, 13 आरंभिक चरण की गुफा है और गुफा संख्या 11 और 15, 6, 7 ईसा की 5वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों में पहले की तथा अन्य 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच खोदी गई है। और एलोरा में देखेंगे तो यह अजंता से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ बौद्ध, ब्राह्मण और जैन 3 तरह के 34 गुफाएं हैं। यहाँ ईसा की 5वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक के 3 भिन्न धर्मों के मठ भवन एक साथ पाए जाते हैं। यहाँ 3 मंजिला गुफाएं दिखाई देती है। इनके स्तंभ विशालकाय, प्लास्टर और रंग रोगन किया गया है। यहाँ बुद्ध की प्रतिमाएं आकार में बड़ी और
पद्मपाणि तथा वज्रपाणि की प्रतिमाएं उनके अंगरक्षक के रूप में दिखाई गई है। यहाँ बौद्ध के वज्रयान संप्रदाय की अनेक प्रतिमाएं जैसे तारा, महामयूरी और अमोक्ष, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, अमिताभ की प्रतिमाएं प्रस्तुत की गई है। और ब्रह्मणिका गुफा संख्या 13 से 28 में अनेक प्रतिमाएं पाई जाती है जो शैव धर्म के समर्पित है, परंतु उनमें शिव और विष्णु तथा पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके अवतारों प्रतिमा प्रस्तुत की गई है। एक अन्य अवलोकितेश्वर उल्लेखनीय गुफा बाग है और जहाँ बौद्ध भित्ति चित्र दिखाई देते हैं। ये गुफाएं चट्टानों को काटकर सातवाहन काल में बनाई गई थी। आज इनमें कुल 9 गुफाओं में से 5 गुफाएं शेष है। तो ये NCERT 11th के आर्ट एंड कल्चर के चैप्टर नंबर 2, 3, 4 था। तो इस वीडियो से आप लोग शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा लो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लो। थैंक यू।